हेलो स्टूडेंट्स, आज देखिए इस वीडियो में कोगुलेटिंग पावर, कोगुलेटिंग और प्रेसिपिटेटिंग इफेक्ट ऑफ आयंस। पिछले वीडियो में आपने गोल्ड नंबर देखा, कोगुलेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन देखा और इलेक्ट्रोलाइट मिला करके हमने उसको कोगुलेट किया, प्रेसिपिटेट किया और गोल्ड नंबर आपने क्लियर किया। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो को जरूर देखें। स्टडी एट होम विद आरसीसी, स्टडी एट होम विद आरसीसी, इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिलते रहें। और वीडियो को आप देखिए, मैं इस पर डेट भी डालता चल रहा हूँ, डेट के हिसाब से आप देखते चलिए और एक सीक्वेंस में देखिए। अगर आप सीक्वेंस में देखेंगे तो आपको मेरी कोशिश है कि मैक्सिमम वीडियो आपको सीक्वेंस में मिलते रहेंगे। अगर कोई वीडियो आपको सपोज नहीं मिलता है, कोई प्रॉब्लम आती है आपको, तो मुझे मेरे वीडियो के साथ मैसेज करके बोल सकते हैं, तो उसका वीडियो आपको नेक्स्ट टाइम मिल जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम कहीं किसी भी टाइप की आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आती है तो आप उसको मैसेज करें, देखें, ठीक है ना। अब देखिए कोगुलेटिंग और प्रेसिपिटेटिंग इफेक्ट ऑफ आयंस। पिछले वीडियो में हमने देखा कि अगर किसी लियोफोबिक कॉलर सॉल्यूशन का या लियोफोबिक कॉलर का हमें प्रेसिपिटेशन करना है, कोगुलेशन करना है और प्रेसिपिटेशन करना है, तो उसमें हमने इलेक्ट्रोलाइट को मिलाया और इलेक्ट्रोलाइट जो है ना उसके आयंस को, कॉलर के आयंस को न्यूट्रलाइज किया उसने और न्यूट्रलाइज करके उसको प्रेसिपिटेट कर दिया। अब प्रॉब्लम ये आती है, जैसे मान लीजिए हमने वीडियो में, पिछले वीडियो में पोटास एलम का एग्जाम्पल दिया था। मैं उसको फिर एक बार नोट करता हूं। K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस .24H2। जब आप इसे एक्वस करते हो, जब इसमें आप वाटर मिलाते हो तो ये आयनाइज होता है। मतलब एकदम तो नहीं, अभी ये बीच में से पार्ट होंगे इसके, उसके बाद आयनाइज होगा। देखिए पहले क्या होगा, इसका पोटेशियम सल्फेट अलग होगा और एल्युमिनियम सल्फेट अलग होगा, ठीक है ना। और वाटर के जो 24 मॉलिक्यूल्स थे ये अलग हो जाएंगे। फिर क्या होगा, अब चूंकि वाटर में पड़ा हुआ है ना, वाटर में एक्वस तो है ही है, ये एक्वस हो गया। यहाँ ब्रैकेट में एक्वस लिखे दे रहा हूँ, इसको भी यहाँ पर एक्वस लिखे दे रहा हूँ। अब ये एक्वस हो चुका है तो इसके आयंस अलग अलग हो जाएंगे, आयनाइज हो जाएगा। ये 2 पोटेशियम आयन अलग हो गए और देखिए इसका ये सल्फेट आयन अलग हो गया और इधर इसके भी देखिए ये एल्युमिनियम आयन अलग हो गए, ठीक है ना। और ये देखिए सल्फेट आयन अलग हो गए, 3 सल्फेट आयन है ये अलग हो गए, ठीक है ना। ये आपने इतना पिछले में देखा भी था, लेकिन रिवाइज भी कर रहा हूं। अब देखिए मान लीजिए आपने किसी नेगेटिव सॉल्व को, नेगेटिव चार्ज सॉल्व को, जो मैंने एग्जांपल दिया था आपको SiO2 का, SiO2 जो सॉल्व होता है ना वाटर के साथ मिलकर के, ये नेगेटिव चार्ज होता है, ध्यान रखिएगा। अब नेगेटिव चार्ज सॉल्व को आपको प्रेसिपिटेट करना है, तो आपने कोई इलेक्ट्रोलाइट यानी कि पोटाशियम मिलाया। अब पोटाशियम मिलाई तो इसमें नेगेटिव को न्यूट्रलाइज कौन करेगा, पॉजिटिव वाला। तो इसमें देखिए एक तो पोटेशियम आयन निकला 2 निकले ये, और एल्युमिनियम आयन निकले। एल्युमिनियम आयन का चार्ज है +3 और पोटेशियम का +1। तो अब यहां से क्वेश्चन जनरेट होता है कि इसमें यह बताइए कि एल्युमिनियम ज्यादा काम करेगा या पोटेशियम ज्यादा काम करेगा। एल्युमिनियम ज्यादा काम करेगा, इफेक्ट डालेगा न्यूट्रलाइज करने में, कोगुलेट प्रेसिपिटेट करने में, या पोटेशियम करेगा। आप खुद से सोच के देखिए, पोटेशियम पर +1 चार्ज है, तो +1 चार्ज वाला एक आयन पोटेशियम एक नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा और एल्युमिनियम का एक आयन -3 को न्यूट्रलाइज कर देगा। यानी मान लीजिए कि कोई नेगेटिव चार्ज जो आयन है उसका -1 चार्ज है, तो -1 को न्यूट्रलाइज करने के लिए पोटेशियम का 1 चाहिए आपको। अब सपोज मान लीजिए नेगेटिव जो है ना 3 आयन है, मान लो 3,
अब इनको आपको न्यूट्रलाइज करना है, तो न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको क्या चाहिए, पोटेशियम के ध्यान रखिएगा 3 आयन चाहिए। पोटेशियम के आयन कितने चाहिए, 3, तब इसको न्यूट्रलाइज कर पाएगा ये। और अगर इसको न्यूट्रलाइज करना है तो एल्युमिनियम का केवल एक ही आयन पर्याप्त है। क्यों? क्योंकि एल्युमिनियम पे अकेले पॉजिटिव 3 लगा हुआ है, तो पोटेशियम के 3 लगेंगे, वहां एल्युमिनियम का अकेला 1 काम कर जाएगा। क्लियर? एक सेकेंड। अच्छा, आपको एक एग्जांपल और देते हैं और थोड़ा सा बाइट करते हैं, इसको और क्लियर करते हैं। इसको थोड़ा और डाउन कर लें और आपको क्लियर करते हैं। देखिए, मान लीजिए सपोज नेगेटिव जो है ना, एक सेकेंड, देखिए अगर मान लीजिए नेगेटिव चार्ज सपोज 6 है, मान लीजिए नेगेटिव का 6 लगा हुआ है कोई चार्ज, कोई कोलोइडल सॉल्यूशन है जिसमें नेगेटिव से 6 चार्ज है, तो उसे, और हमारे पास आयन जो है ना 3 आयन है सपोज, एक तो पोटेशियम प्लस है, मतलब पोटेशियम आयन है, एक मैग्नीशियम आयन है सपोज, ठीक है ना, जिसका 2 प्लस चार्ज होता है, और एक एल्युमिनियम आयन है जिसका 3 प्लस चार्ज होता है। अब -6 चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको के कितने चाहिए, आपको के चाहिए 3, पोटेशियम आयन चाहिए 6। 3 क्यों चाहिए भाई, 6 चाहिए। देखिए 6 चाहिए तभी तो 6 बन जा, 6 होगा, प्लस का 6 होगा, माइनस का 6 होगा, कैंसिल हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा पार्टिकल, वो आयन न्यूट्रलाइज हो जाएगा, कोगुलेट हो जाएगा, कोगुलेट होकर के प्रेसिपिटेट हो जाएगा। और अगर आपके पास मैग्नीशियम है मान लीजिए, तो मैग्नीशियम के कितने चाहिए, बताइए जल्दी बताइए, मैं नोट कर रहा हूं तब तक। जैसे पॉजिटिव 2 लगा हुआ है, कितने चाहिए बोलो, जल्दी बोलो जल्दी। ये चाहिए आपको 3 2 या 6 हो जाएगा, ठीक है। एल्युमिनियम का कैलकुलेट करो जल्दी बराबर, एल्युमिनियम का जल्दी कैलकुलेट कीजिए, मैं नोट डाउन कर रहा हूँ। जिस पर 3 प्लस चार्ज कितने चाहिए, ओनली 2 2 3 या 6 हो गया, ठीक है ना। ध्यान रखें 6 बन जा 6, तो पोटेशियम के आयन 6 चाहिए, 3 2 या 6, मैग्नीशियम के आयन 3 चाहिए, और 2 3 या 6 एल्युमिनियम के आयन 2 चाहिए। तो कौन ज्यादा पावरफुल है, एल्युमिनियम ज्यादा पावरफुल है। इसी प्रकार से हम पॉजिटिव चार्ज कोलोइड की भी बात कर सकते हैं। अगर मान लीजिए सपोज किसी पर पॉजिटिव 6 चार्ज है, अब मैं इसका अपोजिट ले रहा हूं, कोई कोलोइडल सॉल्यूशन ऐसा है जिसमें पॉजिटिव 6 चार्ज बिखरा हुआ है, वो पॉजिटिव चार्ज कोलोइडल सॉल्यूशन है। अब इसे न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या चाहिए, इसे न्यूट्रलाइज करने के लिए चाहिए आपको नेगेटिव चार्ज आयंस, यानी एनायंस। अब मान लीजिए आपके पास एनायन कौन कौन से हैं, मैं एनायन यहां लिख देता हूं इस साइड पे, चलिए लेफ्ट हैंड में। सपोज हमारे पास एनायन एक सपोज क्लोराइड आयन है मान लीजिए, ठीक है ना, एक क्लोराइड आयन है, और एक सपोज मान लीजिए सल्फेट आयन है, ओके, और एक मान लीजिए फॉस्फेट आयन है जिस पर चार्ज -3 होता है, ठीक है ना। तो अब देखिए इस 6 को खत्म करने के लिए, इस 6 चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए सोचिए क्लोराइड आयन कितने चाहिए, मैं पहले नोट डाउन कर रहा हूं, तब तक आप हिसाब लगाइए फटाफट हिसाब लगाइए जरा, कितने कितने चाहिए। क्लोराइड कितने चाहिए 6, सल्फेट कितने चाहिए 3, और फॉस्फेट कितने चाहिए 2। क्यों चाहिए, देखो 6 बन जा 6, 3 2 जा 6, और 2 3 जा 6, यानी क्लोराइड आयन चाहिए आपको 6, सल्फेट आयन चाहिए 3, और फॉस्फेट आयन चाहिए 2। तो बताओ सोच के कौन सा आयन ज्यादा इफेक्टिव हुआ, कौन सा आयन शक्तिशाली हुआ, इसमें हुआ फॉस्फेट। इसका एक कंक्लूजन निकला यहां से
कि जितना चार्ज इंक्रीज होता चला जाता है उतना ही उसकी इफेक्टिव जो पावर है, ठीक है ना, इफेक्टिव पावर इलेक्ट्रोलाइट की कोगुलेशन करने की वो बढ़ती चली जाती है। क्लियर? तो इसी इफेक्टिव पावर को शो करने के लिए एक साइंटिस्ट हुए हार्डी सुल्जे, उन्होंने अपना लॉ दिया। उन्होंने लॉ क्या दिया था कि अपोजिट चार्ज किसी भी कॉलर को जब आपको न्यूट्रलाइज करना है तो उसके लिए अपोजिट चार्ज आयन चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जिस आयन का चार्ज जितना ज्यादा होगा वो उतना ही ज्यादा इफेक्टिव होगा। ये हो गया हार्डी सुल्जे का नियम, हार्डी सुल्जे लॉ। देखिए ऊपर से पढ़ते हैं इसको, ये आपके सामने है, मैं रीड कर रहा हूं इसको, ध्यान दें। कोगुलेटिंग पावर ऑफ आयंस of electrolyte which causes coagulation increases with the valency। वैलेंसी जितनी ज्यादा होगी उसका चार्ज जितना ज्यादा होगा, ठीक है ना, आयन का, उतनी ही उसकी कोगुलेटिंग पावर भी ज्यादा होगी। मोर द वैलेंसी ऑफ इफेक्टिव आयंस द ग्रेटर इज इट्स प्रेसिपिटेटिंग पावर। जिसकी आयन की वैलेंसी जितनी ज्यादा होगी उतना ही वो ज्यादा इफेक्टिव होगा प्रेसिपिटेट करने के लिए। अब हार्डी सुल्जे का लॉ आता है, रूल आता है, देखिए क्या है। हार्डी और सुल्जे जो साइंटिस्ट हुए उन्होंने क्या रूल दिया, 2 पॉइंट दिए जो मैंने आपको बताया। कोगुलेटिंग पावर ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वैलेंसी ऑफ द एक्टिव आयंस। मतलब वैलेंसी जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतनी उसकी कोगुलेटिंग पावर बढ़ेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और दूसरा क्या है, दूसरा है द आयंस विच आर कैरिंग द चार्ज अपोजिट। जो आयंस अपोजिट चार्ज वाले हैं, अरे वही तो कोगुलेशन करेंगे। सो टू दैट ऑफ सॉल्व पार्टिकल्स आर इफेक्टिव इन कॉज। यानी अपोजिट चार्ज वाले ही आयन इफेक्टिव होंगे, ध्यान रखिएगा। पहले वाले में क्या बताया कि जैसे जैसे बैलेंसी बढ़ेगी वैसी वैसे कोगुलेटिंग पावर बढ़ेगी। और दूसरे पॉइंट में क्या बताया कि अपोजिट चार्ज आयन ही कोगुलेशन करेगा, नेगेटिव सेम चार्ज वाला कभी भी कोगुलेशन नहीं कर सकता। तो हार्डी सुल्जे के नियम में, रूल में 2 पॉइंट आए, इनको ध्यान रखिएगा। एक तो अपोजिट चार्ज आयन चाहिए न्यूट्रलाइज करने के लिए, कोगुलेशन करने के लिए, प्रेसिपिटेशन करने के लिए, और जितना जिसका चार्ज ज्यादा होगा उतना ही जो है ना उसका इफेक्ट ज्यादा होगा। तो देखिए एग्जांपल दिए हुए हैं इसमें। फॉर नेगेटिव चार्ज कॉलॉइड्स Na सोडियम आयन से ज्यादा इफेक्टिव होगा मैग्नीशियम आयन, और इससे ज्यादा इफेक्टिव होगा एल्युमिनियम आयन। मैंने नीचे पोटेशियम आयन का एग्जांपल दिया था, कोई बात नहीं, आप सोडियम ले सकते हो, पोटेशियम ले सकते हो, जो भी लेना चाहो। और फॉर पॉजिटिव चार्ज कॉलॉइड्स, पॉजिटिव चार्ज कॉलॉइड के लिए क्लोराइड आयन से ज्यादा सल्फेट आयन, इससे फॉस्फेट आयन, और उसके बाद फेरस साइनाइड आयन, ठीक है ना, ये फेरस साइनाइड आयन ये ज्यादा इफेक्टिव होंगे, इनका नेगेटिव 4 चार्ज हो गया है। ये जो कॉम्प्लेक्स साल्ट होते हैं ना, K4FeCN का होल 6, वहां से इसको लिया गया है, जिसका नाम होता है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। तो इनको फेरोसाइनाइड आयन बोलेंगे, जो कि पोटेशियम फेरोसाइनाइड आयन से निकले होंगे, पोटेशियम फेरोसाइनाइड से निकले होंगे, ठीक है ना। तो ये इस तरह से ये हार्डी सुल्जे का रूल क्लियर होता है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, इसी वीडियो में देखें आगे। अब आता है फोगुलेशन वैल्यू। फोगुलेशन वैल्यू, व्हाट इज फोगुलेशन वैल्यू? देखिए पिछले वीडियो में मैंने आपको गोल्ड नंबर बताया। गोल्ड नंबर क्या है? गोल्ड नंबर जो लियोफिलिक सब्सटेंस और लियोफिलिक कॉलर में लाया जाता है प्रोटेक्शन करने के लिए। किसका प्रोटेक्शन करने के लिए? लियोफोबिक का, जिससे वो कोगुलेट और प्रेसिपिटेट ना हो, ठीक है ना। तो उस जो लियोफिलिक मिलाया जाता है उसकी जो मिलीग्राम में जो न्यूनतम क्वांटिटी होती है, मिनिमम क्वांटिटी, उसे गोल्ड नंबर बोलते हैं। अगर ये वीडियो आपने नहीं देखा है तो पहले जरूर देख लें इस वीडियो को, तब ये क्लियर हो जाएगा 100%। अब
वो तो रहा गोल्ड नंबर। अब आता है फॉकुलेशन वैल्यू। फॉकुलेशन वैल्यू होती है इलेक्ट्रोलाइट की। जो आप इलेक्ट्रोलाइट मिलाते हो, जो इलेक्ट्रोलाइट मिलाते हो उसका जो कंसंट्रेशन है मिली मोल्स पर लीटर में, जो कि कोगुलेशन करने के लिए पर्याप्त है। अब मान लीजिए कि 2 लीटर पानी आपको साफ करना है और सपोज 5 ग्राम फिटकरी से साफ हो सकता है, तो 10 ग्राम फिटकरी क्यों मिलाओगे या 20 ग्राम फिटकरी क्यों मिलाओगे? 10 लीटर पानी आप मान लो आपको मिट्टी नीचे बैठानी है पानी में से, और सपोज आपको पोटासियम यानी फिटकरी मिलानी है, और उसको साफ करने के लिए मान लीजिए 10 ग्राम फिटकरी पर्याप्त है। सपोज एग्जांपल दे रहा हूँ, ये नहीं है कि 10 ग्राम ही पर्याप्त होगी, ये तो यहाँ वो तो एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। मान लीजिए 10 लीटर पानी को साफ करने के लिए 10 ग्राम फिटकरी पर्याप्त है, तो 20 ग्राम क्यों मिलाओगे? और 9 ग्राम मिलाते हो तो वो पूरा साफ नहीं हो रहा, 8 ग्राम मिलाते हो तो पूरा साफ नहीं हो रहा, 9 ग्राम मिलाते हो पूरा साफ नहीं हो रहा, लेकिन 10 ग्राम मिलाने से पूरा साफ हो जाता है। तो 11-12 ग्राम या 20 ग्राम क्यों मिलाओगे? तो वो जो मिनिमम क्वांटिटी आपने जो इलेक्ट्रोलाइट की मिलाई है, ठीक है, जो कोगुलेशन और प्रेसिपिटेशन कर सके, वही उसका फॉकुलेशन नंबर है, मिली मोल्स पर लीटर में कंसंट्रेशन है दर के। ओके क्लियर? मैं रिपीट कर दूं, कोई आपने सॉल्यूशन लिया, लियोफोबिक सॉल्यूशन, उसको आप कोगुलेट करके प्रेसिपिटेट करना चाहते हो, ठीक है, तो उसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट मिलाओगे, और इलेक्ट्रोलाइट जो मिलाओगे उसकी कुछ क्वांटिटी निश्चित मिलाओगे, नहीं मिलाओगे, कैसे मिलाते जाओगे, ढेर सारा मिलाते जाओगे। एक एग्जांपल दे रहा हूं, अगर मान लीजिए 10 लीटर आपने कोलोइडल सॉल्यूशन वाटर का लिया है, सपोज उसमें जो मिट्टी है SiO2 वो मिक्स है, तो नेगेटिव चार्ज कोलोइडल सॉल्यूशन बन गया। आप उसे न्यूट्रलाइज करना चाहते हो पोटासियम से, फिटकरी से, घर में होती है ना वो सफेद कलर वाली, तो उसे आप करना चाहते हो प्रेसिपिटेट। तो 10 लीटर पानी है, मान लीजिए एक एग्जांपल दे रहा हूं, आपने 1 ग्राम फिटकरी मिलाई, 1 ग्राम का एग्जांपल दे रहा हूं, इसमें तो मिली मोल पर लीटर का चलेगा, मैं तो एक मोटा एग्जांपल बना के दे रहा हूं। मान लीजिए 1 ग्राम फिटकरी मिलाई और देखा तो पूरी मिट्टी नीचे नहीं बैठी, फिर आपने सोचा यार थोड़ी सी और मिला लेते हैं फिटकरी, तो आपने 1 ग्राम और मिला दी, अब क्या ग्राम हो गई? 2 ग्राम। फिर देखा कि थोड़ी सी मिट्टी हल्की सी बैठी, लेकिन पूरी मिट्टी फिर भी नहीं बैठी, फिर भी पानी साफ नहीं हुआ, तो आपने 1 ग्राम और बढ़ा दी फिटकरी, अब कितने ग्राम हो गए? 3 ग्राम, ठीक है ना। फिर देखा कि थोड़ी सी मिट्टी अभी और बची है, ऐसे ही आप मिलाते मिलाते चले जाते हैं। अब मान लीजिए एट लास्ट आपने 10 ग्राम फिटकरी मिलाई, और 10 ग्राम फिटकरी मिलाने से वो 10 लीटर पानी पूरा साफ हो गया। अब उसमें कोई मिट्टी का कण ऊपर नहीं बचा है, यानी सारी जो मिट्टी थी, SiO2 के जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल थे, वो सारे के सारे कोगुलेट होकर के, प्रेसिपिटेट होकर के नीचे सेटल डाउन हो गए, बैठ गए। बाल्टी की तली में नीचे मिट्टी हो गई, ऊपर नीट एंड क्लीन वाटर हो गया, ठीक है। कितनी फिटकरी मिलाई? 10 ग्राम। तो क्या आपको 11-12 ग्राम या 20-25-30 ग्राम मिलाने की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी ना। तो ये 10 ग्राम जो आपने मिलाई, ये जो 10 ग्राम मिलाई, ये मिनिमम क्वांटिटी हो गई, मिनिमम क्वांटिटी हो गई उसकी, यही उसका फॉकुलेशन नंबर हो गया। लेकिन ध्यान रखिए, सावधान रहे, मैं यहाँ ग्राम में एग्जाम्पल ले रहा था सरल करने के लिए, लेकिन फॉकुलेशन ग्राम में नहीं चलेगा, ये मिली मोल पर लीटर में चलेगा। ओके, मिली मोल पर लीटर। अब आपने जो है ना मिली मोल पर लीटर कोई सॉल्यूशन तैयार कर लिया आपने, 1 मिली मोल पर लीटर, 2 मिली मोल पर लीटर, जो मैं ग्राम एग्जांपल दे रहा था, अब उसे मिली मोल में कर लीजिए, 2, 3 मोल, 4 मोल, 5 मोल पर लीटर, ऐसे करके मिली मोल पर लीटर करके। तो वो जो आप क्वांटिटी मिलाएंगे, कम से कम क्वांटिटी इलेक्ट्रोलाइट की जो कोगुलेट कर सके, वही उसकी फॉकुलेशन नंबर होगी। तो ध्यान रखिएगा, फॉकुलेशन नंबर किसकी होगी? इलेक्ट्रोलाइट की। और गोल्ड नंबर किसकी होगी? लियोफिलिक कोलॉइड की। लियोफिलिक कोलॉइड जो क्या करेगा? प्रेसिपिटेट होने से रोकेगा, कोगुलेट होने से रोकेगा, उसका प्रोटेक्शन करेगा लियोफोबिक सॉल्यूशन का, लियोफोबिक कोलॉइड सॉल्यूशन का, और ये प्रेसिपिटेट करेगा।
इलेक्ट्रोलाइट, उसका फॉकुलेशन नंबर है, ठीक है, फॉकुलेशन वैल्यू। अब देखिए आगे मैं रीड कर देता हूं। द फॉकुलेटिंग पावर, द कोगुलेटिंग पावर of an electrolyte is usually expressed in terms of its flocculation value, which may be defined as the minimum concentration in millimoles per liter of an electrolyte required to cause the coagulation of salt, जो coagulation करने के लिए required हो। ओके, अब देखिए the flocculation value of millimole in millimole per liter for the coagulation of negatively charged AS2S3। मैं अभी बार बार आपको SiO2 का एग्जांपल दे रहा था। पानी में नेगेटिवली चार्ज होता है और एक AS2S3 आर्सेनियस सल्फाइड, आर्सेनिक सल्फाइड AS2S3, आर्सेनियस सल्फाइड जो है ना, ये भी जब वाटर में घुलता है तो ये भी नेगेटिव चार्ज कॉलोइड है, ठीक है ना। इसको भी हमें पॉजिटिव चार्ज चाहिए आयन। देखिए सॉल्ट एंड पॉजिटिवली चार्ज फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्ट आर गिवन इन द टेबल बिलो। नीचे टेबल में दिया हुआ है द फॉकुलेटिंग वैल्यू इन मिलीमोल पर लीटर फॉर द कोगुलेशन ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड AS2S3 सॉल्ट एंड पॉजिटिवली चार्ज्ड FeO3 सॉल्ट आर गिवन इन द टेबल बिलो। देखिए क्या मतलब है, मतलब देखिए इसमें फॉर नेगेटिवली चार्ज्ड AS2S3 सॉल्ट इलेक्ट्रोलाइट, ये नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोलाइट है, नेगेटिवली चार्ज AS2S3 सॉल्ट इलेक्ट्रोलाइट और फॉकुलेटिंग आयन, फॉकुलेटिंग आयन। ये पढ़ने में थोड़ा सा हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो तो ING यहाँ लगा लीजिए। फॉकुलेटिंग ए भी यहाँ पर भी है, फॉकुलेटिंग आयन और फॉकुलेशन वैल्यू मिलीमोल्स पर लीटर, ठीक है ना। NaCl के लिए Na की 52, KCl के लिए K की 50, HCl की इसमें से H+ निकलेगा 30, ऐसे करके आप इसको देख लीजिएगा। ये सब फॉकुलेशन वैल्यू दे रखी हैं, ठीक है ना। फॉर पॉजिटिवली चार्ज FeOH, जब आप पॉजिटिवली चार्ज FeOH का होल थ्राइस का जब सॉल्यूशन लोगे, ठीक है ना, तो उसके लिए आपको नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोलाइट चाहिए आयन वाला। तो ध्यान रखिएगा उनकी फॉकुलेटिंग वैल्यू ये दे रखी है, ठीक है ना। इनको आप रीड नोट डाउन कर लेंगे। क्लियर, इस तरह से देखिए ये टॉपिक खत्म होता है। ओके क्लियर, एक बार फिर मैं क्लियर कर दूं, एक बार फिर समझा देता हूं। देखिए AS2S3 सॉल्यूशन, AS2S3 सॉल्यूशन है। अगर मान लीजिए आप उसको फॉगुलेट करने के लिए, प्रेसिपिटेट करने के लिए सपोज आप NaCl मिलाते हो, तो NaCl में से जो Na+ आयन निकलेंगे, जो AS2S3 नेगेटिव चार्ज होगा, ये पॉजिटिव तक चार्ज होगा, ठीक है ना। और जो Na+ आयन है, ये वाला Na+ आयन, ये सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज हैं। इनकी फॉर्मुलेटिंग पावर ये है Na+ की +52, K+ की 50, H+ की 30, Mg2+ की 0.72, ऐसे करके ये वैल्यू मिलीमोल्स पर लीटर में है, ठीक है ना, मिलीमोल्स पर लीटर। तो सबसे कम कंसंट्रेशन किसका चाहिए? सबसे कम कंसंट्रेशन चाहिए एल्युमिनियम आयन वाले का, एल्युमिनियम क्लोराइड का, ठीक है ना। तो यही सबसे अच्छा होगा। अरे उल्टा मत समझ लेना कि Na+ की जो फॉकुलेटिंग वैल्यू है वो 52 है तो ये अच्छा हो गया, अच्छा नहीं हो गया। इसका सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा आपको 52 मिलीमोल्स पर लीटर। तो इसमें NaCl ज्यादा मिलाना पड़ेगा आपको। और सबसे नीचे AlCl3, उसका सॉल्यूशन चाहिए 0.093 मिलीमोल्स पर लीटर। तो इसकी कंसंट्रेशन बहुत कम है, और जब कंसंट्रेशन बहुत कम है तो एल्युमिनियम क्लोराइड आपको बहुत कम लगाना पड़ेगा। तो एल्युमिनियम क्लोराइड इज मोर इफेक्टिव। और हार्डी-सोल्जे का नियम भी कह रहा है,
हार्डी-सोल्जे का नियम भी कह रहा है कि जिसकी बैलेंस ही ज्यादा होगी, जिसका चार्ज ज्यादा होगा, वो मोर इफेक्टिव होगा। आप इन सारे आयन में देख लीजिए, एल्युमिनियम का जो है ना चार्ज सबसे अधिक है। इधर आ जाइए, FeOH का होल थ्राइस जो पॉजिटिव चार्ज है। अब इसे न्यूट्रलाइज करने के लिए, इसे प्रेसिपिटेट करने के लिए नेगेटिव चार्ज आयन चाहिए। अब नेगेटिव चार्ज आयन देखिए, ब्रोमाइड है, क्लोराइड है, नाइट्रेट है, क्रोमेट है, सल्फेट है, ऑक्सीलेट है, और ये फेरोसाइनाइड है, फेरिसाइनाइड। नेगेटिव लगा लीजिए आप। ये वाला जो है ना, देखो एक होता है फॉर्मूला K4FeCN का होल 6, जो मैं पिछले ऊपर एग्जांपल दिया था, K4FeCN का होल 6। इसको जब न्यूट्रलाइज करोगे तो पोटेशियम के 4 आयन अलग हो जाएंगे, तो आएगा FeCN का होल 6। इस पर चार्ज आएगा कितना, -4। इसमें बनेंगे फेरोसाइनाइड, और जो ऊपर ये दिया हुआ है ये है फेरिसाइनाइड। ठीक है ना। देखिए हार्डी-सोल्जे का नियम याद कीजिए, जिसकी वैलेंसी ज्यादा होगी वो मोर इफेक्टिव होगा। और इसमें आप देख लीजिए, नीचे वाले की वैलेंसी FeCN का होल 6, इसकी वैलेंसी -3 है, और चार्ज जो है ना -3 है। वैलेंसी के साथ तो क्या नेगेटिव चार्ज नहीं बोला जाता, वैलेंसी सदैव चार्ज लेस होती है, 1 2 3 4 ऐसे बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर चार्ज को मैं लगा के बोल रहा हूँ अपोजिट चार्ज दिखाने के लिए। और चार्ज बोलोगे तो -3 और वैलेंसी बोलोगे 3। ब्रोमाइड की वैलेंसी 1, क्लोराइड की 1, नाइट्रेट की 1, तो सबसे अधिक है नीचे वाले की। और देखिए इसका कंसंट्रेशन भी सबसे कम है, तो सबसे अधिक यानी मोर इफेक्टिव, द मोस्ट इफेक्टिव इन दिस एग्जांपल विल बी फेरिसाइनाइड। फेरिसाइनाइड है। अगर फेरोसाइनाइड होता तो ये वाला नीचे वाला फॉर्मूला होता, FeCN का होल 6 और -4 चार्ज। तो ये इस तरह से देखिए, ये फॉक्यूलेटिंग पावर हो गई, फॉक्यूलेटिंग वैल्यू हो गई। ओके, फ्लक्यूलेटिंग वैल्यू। ओके, तो देखिए ये फ्लक्यूलेटिंग वैल्यू हो गई, तो फ्लक्यूलेशन वैल्यू आपने पढ़ ली, गोल्ड नंबर पढ़ लिया आपने पिछले वीडियो में, और इसमें देखिए आपने ये फ्लक्यूलेशन वैल्यू पढ़ ली। ओके, क्लियर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट वीडियो में आपको एग्जांपल्स ऑफ कॉलॉइड और कॉमर्शियल एप्लीकेशंस ऑफ कॉलॉइड मिलेंगे। ओके, इसलिए अगला वीडियो आप जरूर देखिएगा। ओके, थैंक्स फॉर यू।